हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसे चैप्टर से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने सुना होगा राइट्स यानी अधिकार, लेकिन आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्यों जरूरी हैं और कैसे ये हर इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्शन और फ्रीडम देते हैं। राइट्स सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये हर इंडिविजुअल की इज्जत और फ्रीडम का सवाल है। राइट्स को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इनके बिना कोई भी सिटीजन अपनी लाइफ पीसफुली और फ्रीली नहीं जी सकता। राइट्स का कॉन्सेप्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन से शुरू हुआ, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इनको प्रॉपर लीगल फॉर्म दिया गया है। आज हम इस चैप्टर में इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि राइट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सोचो, अगर तुम्हें बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया जाए या तुम्हारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले ली जाए, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होगा अपने आप को बचाने का। इसी के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माचल ललुंग नाम का एक इंसान था असम से। उसको सिर्फ एक छोटे से डिस्प्यूट में 56 साल तक जेल में डाल दिया गया बिना किसी ट्रायल के। ये तब हुआ जब लोग अपने राइट्स से अनअवेयर थे। अगर मचल को अपने राइट्स का पता होता तो वो 56 साल जेल में नहीं गुजारता। इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि राइट्स का होना और उन्हें जानना कितना जरूरी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स पर। राइट्स सिटीजन को एक ऐसी प्रोटेक्शन देते हैं जिसमें सरकार भी इलीगल एक्शंस नहीं कर सकती। ये एक चेक होता है गवर्नमेंट पावर पर। अगर सरकार सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करती है तो कोर्ट्स के पास पावर होती है सरकार को रोकने की। ये राइट्स एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर करते हैं और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो हर सिटीजन के बेसिक फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफाई करता है। ये एक लीगल प्रोटेक्शन है जो गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी एक्शंस के अगेंस्ट हमें बचाता है। बिल ऑफ राइट्स डेमोक्रेसी की कोर वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला बिल ऑफ राइट्स 1699 में इंग्लैंड में आया था और इसके बाद ये कॉन्सेप्ट वाइडली अडॉप्ट किया गया दुनिया भर की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। आज हर डेमोक्रेसी का अपना एक बिल ऑफ राइट्स होता है। जैसे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल ऑफ राइट्स इंक्लूडेड है जिसमें उनके सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट पावर मिसयूज न कर सके और सिटीजन्स के बेसिक राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बिल ऑफ राइट्स की। साउथ अफ्रीका का हिस्ट्री अपार्थाइड से भरा हुआ है, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिसमें ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच भेदभाव होता था। जब साउथ अफ्रीका ने अपार्थाइड खत्म किया, उन्होंने अपनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग बिल ऑफ राइट्स इंक्लूड किया जो सबको बराबर के अधिकार देता है। साउथ अफ्रीकन बिल ऑफ राइट्स में लिखा गया है कि हर सिटीजन को इक्वालिटी, डिग्निटी और फ्रीडम का हक है। उनका मेन फोकस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना था, जिससे हर इंडिविजुअल को बराबर का स्टेटस मिल पाए। इसके जरिए साउथ अफ्रीका ने अपने कंट्री में एक नए फेज की शुरुआत की, जहां राइट्स हर सिटीजन को इक्वली मिलते हैं, चाहे उसका रेस, कास्ट या जेंडर कुछ भी हो। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसी तरह से अपने सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ये राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। इनको फंडामेंटल इसलिए कहा गया क्योंकि ये बेसिक हैं और बिना इनके एक डेमोक्रेटिक कंट्री प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव है कि सरकार सिटीजन्स के अगेंस्ट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न कर सके। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29-30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इन राइट्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करता है कि इंडिया में हर सिटीजन को बराबर का ट्रीटमेंट मिल पाए और उनकी डिग्निटी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाए। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है हर सिटीजन को लॉ के नजर में बराबर का ट्रीटमेंट मिलेगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इस राइट को कुछ मेन पॉइंट्स में ब्रेक डाउन किया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। ये इंश्योर करता है कि लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं, चाहे वो आम आदमी हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। इस आर्टिकल के तहत किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर एटसेट्रा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। सरकारी जॉब्स में सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। किसी को रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इलीगल डिक्लेयर किया है। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप था जिससे लोअर कास्ट्स के अगेंस्ट हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जा सके। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18।
कोई भी अननेसेसरी टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, जैसे सर या राजा जैसा टाइटल जो इनइक्वालिटी प्रमोट करते हैं। ये सब प्रोविजंस राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर सिटीजन को बराबर का ट्रीटमेंट मिल पाए। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमारे डेली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि ये हमें एक्सप्रेस करने की, मूव करने की और जीने की आजादी देता है। इसके अंडर कुछ स्पेसिफिक फ्रीडम्स दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a। इसका मतलब है कि आप अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो बिना किसी डर के। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, आर्टिकल 19(1)(b। आप पीसफुल प्रोटेस्ट या मीटिंग कर सकते हो जब तक वो वायलेंस नहीं होती। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, आर्टिकल 19(1)(c। आप अपने यूनियंस या एसोसिएशंस बना सकते हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आर्टिकल 19(1)(d। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में फ्रीली मूव कर सकते हो। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19(1)(e। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में सेटल हो सकते हो। ये फ्रीडम्स इंडिविजुअल को अपनी पर्सनल लिबर्टी एंजॉय करने की पूरी आजादी देते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का राइट नहीं है, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ का राइट है। ये राइट आर्टिकल 21 के अंडर दिया गया है और इसका स्कोप काफी वाइड है। इसमें कहा गया है कि किसी भी सिटीजन को बिना किसी लीगल प्रोसेस के उसकी लाइफ और लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि लॉ के बिना किसी को आर्बिट्रेरी तरीके से पनिश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को काफी ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है और इसमें प्राइवेसी का राइट, क्लीन एनवायरनमेंट का राइट और इवन राइट टू लाइवलीहुड को इंक्लूड किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसी प्रोविजन है जो कंट्रोवर्शियल भी है लेकिन जरूरी भी। इसका मतलब होता है किसी इंसान को अरेस्ट करना बिना ट्रायल के, अगर लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जो नेशनल इंटरेस्ट में यूज किया जाता है, लेकिन इसके मिसयूज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं जिसमें डिटेनी को 3 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। अदर फ्रीडम्स एंड राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। इसके अलावा हमें और भी कुछ फ्रीडम्स दिए गए हैं जो राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं, जैसे राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने का हक है। राइट टू हैव अ पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट बनवाने का हक दिया गया है। राइट्स ऑफ अक्यूज्ड भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे राइट टू फेयर ट्रायल। हर अक्यूज्ड को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। राइट टू लीगल एड। अक्यूज्ड को लॉयर रखने का पूरा हक है। राइट टू अपील। अगर अक्यूज्ड ट्रायल के रिजल्ट से खुश नहीं है तो वो हायर कोर्ट्स में अपील कर सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे सोसाइटी में होने वाले अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए दिया गया है। ये कुछ मेन पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 23। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी लोगों को इलीगली बेचना या उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन करना बिल्कुल इलीगल है। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23। किसी भी इंसान से जबरदस्ती काम करवाया नहीं जा सकता। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को डेंजरस इंडस्ट्रीज में काम करवाने की मनाही है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जेंडर या कास्ट के बेसिस पर अनइक्वल पे देना इलीगल है। फेयर वर्किंग कंडीशंस। हर एम्प्लॉई को फेयर वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, जैसे मिनिमम वेजेस और सेफ वर्क एनवायरनमेंट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां सबको अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो करने की आजादी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कुछ पॉइंट्स में समझा जा सकता है। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, आर्टिकल 25। आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, आर्टिकल 25। आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फ्रीली परफॉर्म कर सकते हो। फ्रीडम टू प्रोपगेट रिलीजन, आर्टिकल 25। आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। स्टेट सेक्युलरिज्म। सरकार किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी बल्कि सब रिलीजन्स के प्रति न्यूट्रल रहेगी। नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन के बेसिस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। फेथ और वर्शिप करना एक पर्सनल चॉइस है और कॉन्स्टिट्यूशन इस चॉइस को प्रोटेक्ट करता है। हर सिटीजन को अपनी फेथ के अकॉर्डिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने का हक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब रिलीजन्स बराबर हैं और किसी भी रिलीजन को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं माना जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडिया जहां कल्चरल डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि हर कम्युनिटी को अपनी कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का हक मिले। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को कुछ मेन पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। राइट टू कंजर्व कल्चर, आर्टिकल 29। हर कम्युनिटी को अपनी कल्चर को कंजर्व करने का हक दिया गया है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 30।
माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का हक दिया गया है। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशंस, आर्टिकल 29(2). कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी स्टूडेंट को उसके रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर रिजेक्ट नहीं कर सकता। स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांट्स, आर्टिकल 30(2). सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इक्वली ट्रीट करेगी और ग्रांट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट राइट माना जाता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि अगर कोई राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। इस राइट के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिट्स दिए गए हैं। हेबियस कॉर्पस, इस रिट के जरिए कोर्ट इलीगल डिटेंशन से किसी इंसान को फ्री करवा सकता है। मंडामस, कोर्ट गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट को इलीगल एक्शंस रोकने का ऑर्डर दिया जा सकता है। सर्टियोरारी, हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर सकती है। क्वो वारंटो, किसी इंसान को इलीगली हेल्ड ऑफिस से रिमूव करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपीज वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार को सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करने के लिए दिए गए हैं। डीपीएसपीज लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए एक मॉरल गाइड का काम करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव एक वेलफेयर स्टेट बनाने का होता है जहां हर इंसान का इक्वल डेवलपमेंट हो सके। व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन? डीपीएसपीज को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एटसेट्रा। गांधीयन प्रिंसिपल्स, जैसे विलेज पंचायत को प्रमोट करना, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, एटसेट्रा। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जैसे वर्ल्ड पीस मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशंस प्रमोट करना, एटसेट्रा। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए हैं और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं। ये ड्यूटीज मॉरल ऑब्लिगेशंस के रूप में हैं जिससे सिटीजन्स अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सके। कुछ मेन ड्यूटीज ये हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को डिफेंड करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि डीपीएसपी सोसाइटी के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। अगर कभी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जनरली फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। राइट टू प्रॉपर्टी, 1978 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स लिस्ट से निकाल दिया गया था। अब यह सिर्फ एक लीगल राइट है, न कि फंडामेंटल राइट। यह स्टेप इसलिए लिया गया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा सके विदाउट वायलेटिंग इंडिविजुअल राइट्स। तो दोस्तों, आज हमने फंडामेंटल राइट्स का डिटेल्ड स्टडी किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इन राइट्स के थ्रू एक बैलेंस्ड अप्रोच दी है जिसमें इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल जस्टिस दोनों का ध्यान रखा गया है। हर सिटीजन को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और सोसाइटी को बेटर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इन दिस चैप्टर हमने फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज का इंपॉर्टेंस समझा। यह चैप्टर बताता है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए राइट्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इन राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रेमेडीज भी दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल लेगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।